પ્રણામ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી પાઠ 12 રાની આજના આ બીજા વિડીયોના માધ્યમથી આપણે પાઠની કથાવસ્તુ જોઈશું। તો ચલો હવે પાઠની કથાવસ્તુ જોઈએ। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। आधिक्य यानी अधिकता। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, ज्ञानवर्धन यानी जानकारी देना, पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। मित्रों, यहाँ पर महादेवी वर्मा हमें बताती है कि बचपन में इंदौर में वह रहती थी। वहाँ अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत आश्चर्य होता था। उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधी को बैठाए जाते हैं। तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उसने कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ पर यह वाहन देखने को नहीं मिलते। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि स्मृति पत्र यानी याद दिलाना। हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। महादेवी वर्मा ने एक दिन अपने बाबूजी से कहा कि हमारे पास भी एक छोटा घोड़ा होना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेठ मठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्रस्थ स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बना नहीं था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नामक एक साइस रखा गया। साइस यानी घोड़ी की देखभाल करने के लिए एक नौकर रखा गया। मित्रों, यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि घर के दूसरे बच्चों ने कहा घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़े पर बैठेंगे।
तब उनके पिताजी ने उनसे कहा कि सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे। तब महादेवी वर्मा ने कहा, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर तो दंड पाने वाले व्यक्ति ही बैठते हैं। बच्चों की इस मांग पर घोड़ी तो घर में आई और उसकी देखभाल के लिए एक छुट्टन नामक साइस रखा गया। अब आगे देखिए। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सके, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा में पिघल गया और हम उससे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। मित्रों, यहाँ पर महादेवी वर्मा बताती है कि उनके लिए उनके पिताजी एक छोटी सी घोड़ी लाए थे, जिसके बारे में उनके घर के नौकर ने उन्हें ज्ञात कराया था कि इसका नाम ताज रानी है। और इन बच्चों ने बचपन में ही ताजमहल का चित्र भी देखा था। रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते ये बच्चे रानी के प्रति भावुक भी हुए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वहाँ से कहानियों की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही उनकी सारी ईर्ष्याएं और सारा रोष करुणा में पिघल गया था। आइए अब हम रानी के बारे में देखते हैं। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल यानी लगाम का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुले जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला
लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी शत विक्षेप नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पेट की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। मित्रों, यहाँ पर महादेवी वर्मा रानी के बारे में हमें बताती है। रानी देखने में बहुत ही सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग था, झूलता अयाल, पारदर्शी जैसी सुंदर आंखें थी उसकी, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी ओठ, मोर छल सी पूंछ से कटा हुआ उसका सुंदर शरीर देखने को मिलता था। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। महादेवी वर्मा बताती है कि वह रोजी और निक्की की तरह छोटी होती तो उसे भी अपने कमरे में वह रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते तक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छाया विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा। महादेवी वर्मा यहाँ पर हमें बताती है कि रानी को वह अपने कमरे में ले जा सकती नहीं थी, इसलिए अस्तबल में ही बरामदा उनकी अराजकता का कार्यालय बना हुआ था। रानी के लिए दीवार में खुली अलमारी और कई आते तक बनाए गए थे, जिसमें रानी के कई खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा था। रानी की गर्दन में झूल झूलकर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हीन हिनाने लगती। महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती है कि वह रानी की गर्दन में झूल झूलकर उसके कान और अयाल में फूल खोसते रहते थे, उसको बिस्कुट और मिठाई भी खिलाया करते थे और ऐसे ही उन्होंने थोड़े दिनों में उससे एक मित्रता भी बना ली थी। मित्रों, आगे की पाठ की कथा वस्तु हम वीडियो के भाग 3 में आगे देखेंगे। आज का आपका गृह कार्य है, आपको इस पाठ का अध्ययन करना है। प्रणाम, अस्तु।